हेलो स्टूडेंट्स, इलाइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने परागण के बारे में स्टार्ट किया था। तो परागण में हमने एक तो स्वपरागण, पर परागण, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। परागण दो प्रकार का था। स्वपरागण के लिए पादप में पाए जाने वाले अनुकूलन भी हमने सीखे हैं। पर परागण के लिए पादप में पाए जाने वाले अनुकूलन भी हमने सीख लिए। उसके बाद में हमने बात की यहाँ पे कि परागण के माध्यम यानी वायु, जल, कीट, पक्षी, चमगादड़ और अन्य जीवों के द्वारा भी परागण की जो माध्यम है उनके बारे में हमने सीखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, परागण की प्रक्रिया जब संपन्न हो गई तो हमारे पास एक पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है असंगतता या अनिश्चितता। तो असंगतता या अनिश्चितता क्या होती है, देखो बताते हैं। एक तो हमारे पास पूर्ण जननक्षम और पूर्ण कार्यक्षम। देखिए, पूर्ण जननक्षम तथा पूर्ण कार्यक्षम नर तथा मादा युग्मकों के निषेचन में विफलता को ही क्या नाम दिया गया है, अनिश्चितता या असंगतता। अब पूर्ण जननक्षम या पूर्ण कार्यक्षम का मतलब क्या है कि वो पूरे योग्य हैं, लेकिन किसी कारण से पूरे यानी निषेचन के तो योग्य हैं, लेकिन किसी कारण से उनके अंदर निषेचन नहीं हो पाता। तो दो बात बताएगी, एक तो पूर्ण जननक्षम और एक पूर्ण कार्यक्षम यानी फंक्शनल एंड फर्टाइल। फंक्शनल एंड फर्टाइल यानी दोनों चीज है, फर्टाइल भी है और फंक्शनल भी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाती। तो उसको नाम दिया गया यहाँ पे अनिश्चितता या असंगतता। तो देखिए स्टूडेंट, डेफिनेशन। पूर्ण जननक्षम, पूर्ण जननक्षम तथा पूर्ण कार्यक्षम नर युग्मकों, नर तथा मादा युग्मकों, नर तथा मादा युग्मकों के निषेचन में विफलता, निषेचन में विफलता, निषेचन में विफलता को असंगतता, असंगतता या असंगतता या अनिश्चितता कहते हैं। अनिश्चितता कहते हैं। देखिए, जो असंगतता है या अनिश्चितता है उसे कितने प्रकार की है, ये दो प्रकार की। असंगतता या अनिश्चितता दो प्रकार की होती है। देखिए, एक तो होती है अंतरजातीय, एक तो है अंतरजातीय है और एक होती है आंतरजातीय। अंतरजातीय मतलब है कि अंतरजातीय का मतलब है कि जो एक ही वंश की दो भिन्न जातियों के मध्य, देखिए दो प्रकार का है। एक हम बात करेंगे यहाँ पे, एक तो है अंतर जातीय। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि एक ही वंश की दो भिन्न जातियों के मध्य, एक ही वंश की दो भिन्न जातियों के मध्य, एक ही वंश की दो भिन्न जातियों के मध्य। देखिए, जब एक ही वंश की दो भिन्न जातियों के मध्य, दो भिन्न जातियों के मध्य क्या पाई जाती है, अनिश्चितता पाई जाती है। अनिश्चितता पाई जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, अंतरजातीय, अंतरजातीय अनिश्चितता। दूसरी हमारे पास इसका एग्जांपल बताते हैं, जैसे ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस और ब्रेसिका राफा। ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस और ब्रेसिका रापा।
दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पे, जो दूसरा पॉइंट है वो हम बात करते हैं। देखिए दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो यहाँ पर यह आएगा अंतर जातीय। देखिए अंतर जातीय में क्या आएगा वो बताते हैं। देखिए अंतर जातीय में आपको समझना है कि एक ही जाति के दो भिन्न पौधों के मध्य, एक ही जाति के पौधों के मध्य, एक ही जाति के दो भिन्न पौधों के मध्य जब यानी निषेचन में विफलता उत्पन्न हो जाए या असंगतता पाई जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे, अंतर जातीय। इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं, यहाँ पे प्रिमूला है, इसको प्रिमूला के अलावा जैसे अपन बात करेंगे यहाँ पे देखो एक ही जाति के भिन्न पौधे हैं, ठीक है, तो इसका एग्जांपल है प्रिमूला। देखिए जब एक ही जाति के दो भिन्न पौधों के मध्य, एक ही जाति के दो भिन्न पौधों के मध्य अनिश्चितता, सॉरी स्टूडेंट्स, अनिश्चितता पाई जाती है तो इसे क्या कहेंगे, अंतर जातीय अनिश्चितता कहते हैं। तो इसे अंतर जातीय अनिश्चितता कहते हैं। इसका एग्जांपल बताते हैं आपको। प्रिमूला जो पादप है उसके अंदर जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, कैसा पाया जाता है, अंतर जातीय अनिश्चितता पाई जाती है। अच्छा ये तो थी बात हमारे पास डेफिनेशन और इसके प्रकार। अब क्या होता है कि जो असंगतता या अनिश्चितता है वो कब उत्पन्न होती है उसके बारे में बता रखा है। तो पराग स्त्री केसर यानी पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप प्लांट में क्या पाई जाती है, असंगतता पाई जाती है। अच्छा पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बताते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। यस हम बात करते हैं, हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, पहले मैं बोल के बताता हूँ। पॉइंट यही है कि असंगतता किस कारण से उत्पन्न हो सकती है, ये पढ़ेंगे हम, इसी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये बता रखा है कि असंगतता है वो कैसे हो रही है प्लांट के अंदर। तो देखिए इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। देखिए सबसे पहले बोली बताता हूँ। देखिए अधिकतर पादपों में असंगतता कब उत्पन्न होती है तो उसके बारे में याद रखना है कि जो अनिश्चितता है या असंगतता कब पाई जाती है, जब पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया, पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया के दौरान पादप में असंगतता उत्पन्न होती है। यह जो प्रक्रिया है वो एक तरीके से कार्यकीय और संरचनात्मक कारकों यानी तो संरचनात्मक और एक है कार्यकी कारकों के द्वारा नियंत्रित होती है। अब क्या बता रखा है कि इस प्रक्रिया को विशेष प्रकार के जीनों के द्वारा नियंत्रित किया गया है। देखो मैंने क्या बताया, सबसे पहले देखो एक बार, सबसे पहले मैंने बताया कि जो असंगतता है, देखो पहले समझिए आप, असंगतता है वो पादप में किसके द्वारा कैसे उत्पन्न हो रही है। तो देखो बात यहाँ पे आ रही है पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। होता क्या है कि देखो जब परागकण, देखिए एक बात बताते हैं,
कि जो प्लांट होते हैं उसमें स्व और पर में भेद करने में क्या होती है, एक तरीके से क्षमता होती है। जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो परागकण और वर्तिकाग्र जो है उसके ऊपर संवाद होते हैं, उनके अंदर दोनों में संवाद होते हैं और उनके द्वारा ये वर्तिकाग्र के द्वारा ये पहचाना जाता है कि परागकण उसी प्लांट का है, उसी जाति से रिलेटेड है या किसी दूसरी से। अगर उसी जाति से रिलेटेड है तो वो क्या है, एक तरीके से उनके अंदर अनुकूलता पाई जाती है और परागकण वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं। तो इसी को नाम दिया गया है पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया। और अंकुरण से फिर किसका निर्माण होगा, पराग नलिका का। अब देखो मैंने क्या बताया कि असंगतता कैसे उत्पन्न होती है, असंगतता का कारण क्या बताया गया है, तो उसके बारे में अपन सीखेंगे। सबसे पहले यह बता रखा है कि पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया के दौरान असंगतता उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया जो है वो एक तो यानी इसको नियंत्रित करने वाले यानी इसके किस कारण से, एक तो कार्य की और एक है यहाँ पे दे रखा है संरचनात्मक कारक इस प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी है। अब देखो ये जो अनिश्चितता या असंगतता है वो एक बहुयुग्म यानी देखो एक बात आपको समझना है कि हमने ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी जीव में कोई भी जो कारक है या कोई भी जो लक्षण है, कोई भी जो प्रक्रिया है वो एक जीन के द्वारा नियंत्रित होती है। तो यहाँ पर जो असंगतता है, ये जो प्रक्रिया है वो एक जीन के बहुत सारे युग्म विकल्पियों के द्वारा नियंत्रित होती है। अब यहाँ पे क्या बता रखा है, यहाँ पे दो डेफिनेशन हो रहेगी। एक तो यहाँ पे दे रखा है युग्मकोद्भिद अनिश्चितता, एक तो दे रखा है यहाँ पे स्व अनिश्चितता। तो देखो एक तो यहाँ पे दे रखा है कि युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता और एक बता रखा है यहाँ पे बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चितता। अब देखो मैंने एक वर्ड लिया है यहाँ पे स्व अनिश्चितता, तो जो अपन दूसरा पढ़े ना आंतर जातीय, उसी को नाम दिया गया है स्व अनिश्चितता। तो अब मैं बताता हूँ, देखो समझो यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया गया है कि देखो पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया, पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप, पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप पादपों में असंगतता पाई जाती है, पादपों में असंगतता पाई जाती है। अब देखिए क्या बता रखा है, पहला तो पॉइंट ये था। दूसरा है कि ये जो प्रक्रिया है उसके लिए पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप पादपों में क्या पाई जाती है, असंगतता पाई जाती है। अब ये जो प्रक्रिया है वो कार्य की व संरचनात्मक कारकों के द्वारा नियंत्रित होती है और इस पूरी प्रक्रिया को जीन के बहुयुग्म विकल्पी, या ऐसे कह सकते हैं कि यह प्रक्रिया जीन के बहुयुग्म विकल्पियों के द्वारा नियंत्रित होती है।
अब देखिए क्या बताया गया, एक सी बात इसके बारे में। अब हम बात करेंगे कि जब ये प्रक्रिया ये असंगतता है वो किसके द्वारा नियंत्रित हो रही है, जीन के बहुत सारे युग्म विकल्प यानी जीन के द्वारा नियंत्रित हो रही है। जब यह प्रक्रिया यानी परागकण क्या है, परागकण के अंदर क्या है, नर युग्मक, अगर परागकण के जीन प्ररूप के द्वारा नियंत्रित हो तो इसे नाम दिया गया है युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ रही है, यदि देखिए बात करते हैं हम यहाँ पे, यदि यह प्रक्रिया परागकण के जीन प्ररूप, परागकण के जीन प्ररूप द्वारा नियंत्रित, परागकण के जीन प्ररूप द्वारा नियंत्रित होती है तो इसे युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता कहते हैं। देखिए क्योंकि देखो युग्मकोद्भिद मतलब जिसके अंदर, देखो अपन ने पढ़ लिया यहाँ पे युग्मकोद्भिद जिसके अंदर युग्मक का निर्माण होता है, यानी युग्मक की कोशिका या युग्मक की जीन के द्वारा जब ये प्रक्रिया नियंत्रित होगी तो उसे क्या नाम दिया गया, युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता। दूसरी बात क्या बता रखी है कि जब यह प्रक्रिया बीजाणुद्भिद यानी जिससे परागकण का निर्माण हुआ है, यानी द्विगुणित कोशिका के जीन के द्वारा, देखिए जब यह प्रक्रिया द्विगुणित कोशिका के जीन प्रारूप, यहां पे कह सकते हैं अपन लघु बीजाणुधानी के द्वारा नियंत्रित होती है, तो इसे क्या कहते हैं, हमें बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चितता कहते हैं। ये थी बात हमारे पास इसके बारे में कि स्व यानी बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चितता और युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता किसे कहते हैं। मैं एक बार वापस से रिवाइज करता हूँ। देखो हमने यहाँ पर ये कहा है कि जो असंगतता है वो जीन के पूरी युग्म विकल्पी के द्वारा नियंत्रित होगी, यानी बहुत सारे जीनों के द्वारा नियंत्रित होगी। देखिए बहुत सारी हमारे शरीर के अंदर जो जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो जीन के द्वारा नियंत्रित होती हैं। अब देखिए कि यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है वो जीन के बहुत सारे युग्म विकल्पियों के द्वारा नियंत्रित हो रही है। बस अब यहाँ पर क्या बता दिया गया कि युग्मक यानी जो युग्मक, भाई परागकण के अंदर क्या होता है, युग्मक होते हैं। तो यदि यह प्रक्रिया परागकण के जीन प्ररूप अर्थात युग्मक के जीन प्ररूप यानी युग्मक के जीन के द्वारा नियंत्रित हो तो तब तो उसे क्या कहेंगे अपन, युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता। और जब ये प्रक्रिया यानी द्विगुणित कोशिका अर्थात जैसे लघु बीजाणुधानी की
कोशिका के द्वारा नियंत्रित होगी तो उसे क्या कहेंगे अपन, इसे बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चितता कहते हैं। अब देखिए कि इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं असंगतता के, असंगतता या इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो पहला यहाँ पे है कि परागकण जो है उनका वर्तिकाग्र पर अंकुरण नहीं होना, पराग नलिका की वृद्धि नहीं होना, पराग नलिका जो है उसका यानी वर्तिका में ही फट जाना, पराग नलिका का सही स्थान पर नहीं पहुंच पाना। और पांचवा पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो केंद्रक है उन केंद्रकों का संलयन नहीं हो पाना। तो ये 5 पॉइंट है, असंगतता के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। तभी तो असंगतता उत्पन्न होगी कि भाई इसके कारण क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बताता हूं। यस, हम बात करते हैं यहाँ पे कि असंगतता के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो इसके 5 परिणाम होंगे। देखिए देखिए असंगतता के क्या क्या परिणाम हैं। असंगतता के पौधों में परिणाम। तो पौधों में क्या क्या परिणाम है वो देखते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट परिणाम क्या है, देखिए फर्स्ट परिणाम जो है हमारे पास वो यहाँ पर यह है कि जो परागकण है वो क्या है, एक तरीके से परागकणों का फर्स्ट है परागकणों का अंकुरण नहीं होना। पराग नलिका का विकास नहीं होना। पराग नलिका का पराग नलिका जो है का वर्तिका में फट जाना, पराग नलिका का सही स्थान पर नहीं पहुंच पाना, पराग नलिका का सही स्थान पर नहीं पहुंच पाना, और फिफ्थ यहां पर यह है केंद्रकों का संलयन न होना। केंद्रकों का संलयन न होना। तो ये एक तरीके से असंगतता के पौधों में क्या क्या परिणाम हो सकते हैं उसके बारे में हमने सीखा है। तो ये देखिए सबसे पहले हमने क्या सीखा है कि परागकणों का अंकुरण नहीं होना, पराग नलिका का विकास नहीं होना, पराग नलिका का वर्तिकाग्र में ही फट जाना, पराग नलिका का सही स्थान पर नहीं पहुंच पाना और केंद्रकों का संलयन नहीं होना। तो ये एक तरीके से असंगतता के परिणाम है, जिससे जब ये प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी तो फिर निषेचन की प्रक्रिया भी संपन्न नहीं हो पाएगी, और जब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी तो उसी को क्या नाम दिया गया है, असंगतता। क्योंकि जननक्षम है नरयुग्मक और मादायुग्मक, लेकिन उनमें निषेचन नहीं हो पाता, तो इसको अपन नाम देते हैं असंगतता या अनिषेचता। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।
स्टूडेंट्स देखिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आता है हमारे पास। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो हम पढ़ेंगे निषेचन। देखिए आपको बताते हैं कि हमने लैंगिक जनन स्टार्ट कर रखा है। तो लैंगिक जनन में हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि नरयुग्मक का निर्माण कैसे हुआ, फिर मादा युग्मक का निर्माण कैसे हुआ, फिर नरयुग्मक जो है वो मादा युग्मक तक पहुंचने के लिए यहाँ पर पहले परागण की प्रक्रिया संपन्न हुई, फिर यहाँ पर एक कभी प्रोसेस हो जाती है तो उसको नाम दिया गया है असंगतता। अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आता है हमारे पास निषेचन। देखिए निषेचन क्या होता है तो ये तो आप जानते ही हो। देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारे पास, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है देखिए निषेचन। तो देखिए हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जैसे एक तो हमारे पास समझो कि ये तो हमारे पास क्या है नर युग्मक, प्लस एक तरफ हमारे पास क्या है ये हमारे पास क्या है मादा युग्मक। इन दोनों का क्या हो गया संलयन, दोनों का संलयन हो गया, संलयन हो गया तो उस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है क्या निषेचन। इसी प्रक्रिया को नाम दिया गया है निषेचन। अब जो निषेचन की जो प्रक्रिया है, ये जो निषेचन की जो प्रक्रिया है, इस निषेचन की पादपों में जो निषेचन की प्रक्रिया है, इस निषेचन की प्रक्रिया का सर्वप्रथम अध्ययन जो वैज्ञानिक है स्ट्रॉस बर्जर, इस वैज्ञानिक ने निषेचन की क्रिया का अध्ययन किया। विस्तृत रूप से स्ट्रॉस बर्जर ने, स्ट्रॉस बर्जर कौन से पौधे के अंदर लीलियम नामक प्लांट में, लीलियम नामक प्लांट में, लीलियम नामक पादप जो है उसके अंदर किसका निषेचन की प्रक्रिया का अध्ययन किया। तो ये तो थी बात इंट्रोडक्शन की निषेचन की प्रक्रिया। अब बात करेंगे यहाँ पे कि जो निषेचन की जो प्रक्रिया संपन्न होगी उस निषेचन की प्रक्रिया में उसको हम दो पॉइंट के रूप में पढ़ेंगे। एक तो परागकणों का अंकुरण और दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे पराग नलिका की वृद्धि। इन दो पॉइंट के आधार पर हम निषेचन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है निषेचन। तो निषेचन की सबसे पहले डेफिनेशन में मैंने बताया आपको कि एक तो नरयुग्मक है और एक क्या है मादा युग्मक। तो नरयुग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है निषेचन। देखिए तो डेफिनेशन क्या हो गई, देखिए नरयुग्मक तथा मादा नरयुग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। देखिए ये तो थी बात हमारे पास क्या डेफिनेशन की। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो ये तो हो गई डेफिनेशन के बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा हमारे पास, तो डेफिनेशन इसका इंट्रोडक्शन बताया गया है क्या भाई कि निषेचन की अध्ययन किसने किया था। तो मैंने बताया आपको कि निषेचन का जो अध्ययन है वो किसने, पादप में निषेचन का जो अध्ययन है वो किसने किया था, स्ट्रॉस बर्जर ने। स्ट्रॉस बर्जर नामक वैज्ञानिक ने लीलियम नामक पादप में निषेचन की प्रक्रिया का सर्वप्रथम अध्ययन किया। निषेचन की प्रक्रिया का सर्वप्रथम अध्ययन किया। ये थी बात हमारे पास इसके बारे में।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जब निषेचन की प्रक्रिया जब संपन्न हुई है तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि निषेचन की प्रक्रिया आवर्त बीजी पादपों में दो शीर्षकों के रूप में पढ़ेंगे। देखिए, एक तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि परागकणों का अंकुरण, तो परागकणों का अंकुरण कहाँ पे होगा? वर्तिकाग्र पर। दूसरा है कि पराग नलिका की वृद्धि। इन दो पॉइंट के आधार पर हम पढ़ेंगे यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया। अभी पूरा नहीं हुआ है, पूरा पॉइंट है, बड़ा है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे पहले परागकणों का अंकुरण। देखिए, जो निषेचन की प्रक्रिया है, मैंने भी बताया कि निषेचन की प्रक्रिया, देखिए निषेचन की प्रक्रिया को दो शीर्षक के रूप में पढ़ेंगे। दो शीर्षकों के रूप में पढ़ेंगे। तो पहला जो शीर्षक है वो है परागकणों का अंकुरण। देखिए, तो इसके अंदर ये बात बताई गई है कि परागकणों का अंकुरण, परागकणों का अंकुरण कहां पे होता है? वर्तिकाग्र पर होता है। एक बात तो ये। अब दूसरी बात क्या बताई गई है? देखिए कि परागकण जो है वर्तिकाग्र के द्वारा वसा है, प्रोटीन्स वगैरह है, लिपिड्स वगैरह है, ग्लूकोज वगैरह है, ठीक है, रेजिन वगैरह है। तो वर्तिकाग्र के द्वारा, देखिए वर्तिकाग्र के द्वारा वसा, अलग प्रकार के प्रोटीन है, रेजिन वगैरह है, रेजिन स्रावित किए जाते हैं। वर्तिकाग्र के द्वारा वसा, प्रोटीन, रेजिन वगैरह है वो स्रावित किए जाते हैं। ये जो स्रावित किए जाएंगे, क्योंकि स्रावित किए जाएंगे किसके लिए? परागकण के अंकुरण के लिए स्रावित किए जाते हैं। जो परागकण के अंकुरण में सहायक होते हैं। परागकण के अंकुरण में क्या होते हैं? सहायक। अब देखो होता क्या है कि समझो कि हमने क्या कहा है कि परागकण है वो वर्तिकाग्र पर पहुंच गए। तो परागकण के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात उसके अंकुरण में लगने वाला समय क्या कहलाता है? अंकुरण काल। एक बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि जो परागकण जो है, यानी पराग नलिका जो निकलेगी वो क्या है? जनन छिद्र से। परागकणों का अंकुरण है वो जनन छिद्र से होता है, यानी पराग नलिका का जो निर्माण होगा, पराग नलिका जो निकलेगी वो कहां से निकलेगी? जनन छिद्र से। क्या होता है कि एक परागकण के द्वारा एक पराग नलिका निकलती है। तो इस प्रकार के परागकण एक नलिकीय परागकण कहलाते हैं, मोनोसाइफोनस। अब अपन बात करते हैं कुकुरबिटेसी कुल के पादप हैं, उनके अंदर क्या होता है? एक परागकण के द्वारा ही भी क्या होते हैं? बहुत सारे जो पराग नलिकाएं हैं वो विकसित होती है। तो उसको नाम दिया गया है बहुनलिकीय परागकण। 2 पॉइंट और करते हैं। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट तो आपने लिया ही नहीं, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। आगे थोड़ी सी बात और बताते हैं कि इसके बारे में मैंने बता दिया था। देखिए, जैसे हम बात करें, क्या बता रखा है? देखो यहाँ पर फर्स्ट बात यहाँ पर क्या होती है, जैसे ये पढ़े तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि देखिए देखो एक बार बताता हूं मैं, क्या बताऊंगा आपको कि पराग कणों का वर्तिकाग्र पर
परागकण जो है वो वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने के पश्चात, परागकण है वो वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने के पश्चात उनके अंकुरण में लगने वाला समय क्या कहलाता है? अंकुरण काल। परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होने के पश्चात परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होने के पश्चात परागकणों के अंकुरण में लगा समय अंकुरण काल कहलाता है। अंकुरण काल कहलाता है। अब देखिए कि यहाँ पर एक बार बताते हैं कि मैंने भी बताया कि एक परागकण अधिकांश एक परागकण के द्वारा एक पराग नलिका विकसित होती है। तो इस प्रकार के परागकण कहलाते हैं मोनोसाइफोनस। देखिए अधिकतर एक परागकण के द्वारा एक पराग नलिका विकसित होती है। लेकिन अपन बात करते हैं कुकुरबिटेसी कुल के अंदर कभी कभी एक परागकण के द्वारा एक से अधिक पराग नलिका विकसित होती है। एक से अधिक पराग नलिका विकसित होती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूं। एक से अधिक पराग नलिका विकसित होती है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखिए। अब एक से अधिक पराग नलिका विकसित होती है। ऐसे परागकण बहुनलिकीय परागकण कहलाते हैं। एग्जाम्पल है कुकुरबिटेसी कुल। एक बात और याद रखना, देखिए इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी। अधिकतर एक परागकण के द्वारा एक पराग नलिका विकसित होती है। एक परागकण के द्वारा एक पराग नलिका विकसित होती है, जिसे एक नलिकीय परागकण कहते हैं। ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास आज से रिलेटेड पॉइंट है। यानी हम यहाँ तक निश्चल में परागकणों का अंकुरण और पराग नलिका जो है वहाँ तक पहुँच गए। पराग नलिका की वृद्धि कैसे होगी वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अब आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।